हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह आज बाल विकास से संबंधित अध्ययन के अगले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बालक के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में। दोस्तों, बालक का विकास एक व्यापक और बड़ा आयाम है जो जन्म पूर्व से लेकर अर्थात गर्भधारण से लेकर परिपक्वता तक लगातार चलता रहता है, जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल होती है और विकास भी शामिल होता है। इस प्रकार सतत और निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसे हम विकास कहते हैं, जिसके विभिन्न आयामों को हमने समझा, विकास के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए सिद्धांतों को हमने समझा और विकास से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को, जानकारियों को हमने जाना और समझा। दोस्तों, इन सारी चीजों के साथ जो बालक के विकास को तय करते हैं, बालक के विकास को निर्धारित करते हैं, बालक के विकास को गति प्रदान करते हैं, बालक के विकास से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिन सब के द्वारा बालक का विकास तय होता है, निर्धारित होता है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे फैक्टर्स को हम ऐसे फैक्टर्स कहते हैं जिनका बालक के विकास के साथ संबंध होता है। हम उन्हें कह सकते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या फिर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझा जाए, उन्हें जाना जाए, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे कारक हैं जो कई प्रकार से लगातार बालक को प्रभावित करते रहते हैं, लगातार बालक के विकास को प्रभावित करते रहते हैं, या फिर यूं कहें जिनकी बहुत बड़े लेवल पर हर जगह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास से जिनका संबंध होता है। कई सारे कारक हैं। उन कई सारे कारकों में से हम कुछ मुख्य कारकों को चुनते हैं और उन कारकों को चुनने के बाद उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, समझते हैं। क्यों समझेंगे? इसलिए समझेंगे कि बालक के विकास को तय करने वाले कारकों में कुछ कारक ऐसे हैं जिनका संबंध हमारे साथ में है, अर्थात शिक्षकों के साथ हैं या फिर परिवार के साथ में है। हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन कौन से कारक? ऐसे कारक जिनका संबंध शिक्षक के साथ में है, अर्थात विद्यालय के साथ में है या फिर परिवार के साथ में है। तो परिवार और विद्यालय के संदर्भ में कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उन्हें मुख्य भूमिका में रखेंगे, लेकिन हम एक मोटे रूप से सारे कारकों को जानेंगे जो किसी न किसी रूप में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर सभी कारकों को हम मुख्यतया दो श्रेणियों में बांटें, दो कैटेगरीज में बांटें, तो दो कैटेगरीज में से एक पहली श्रेणी होगी जिसका संबंध बालक के शरीर के साथ में है, अर्थात हम उन्हें कहेंगे जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्हें आंतरिक कारक भी कहा जा सकता है, इंटरनल फैक्टर्स भी कहा जा सकता है। दूसरा, एक और बड़ा ग्रुप, वर्गीकरण का दूसरा हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर बाहरी कारक। इन दो मुख्य कैटेगरीज में और भी कई सारे कारक हैं जिन्हें शामिल किया जाता है और दो मुख्य श्रेणियां इस तरह से निर्धारित की जा सकती है। ये श्रेणियां और इनमें शामिल विभिन्न कारक एग्जैक्टली उन्हीं के साथ रिलेशन रखते हों या केवल वही बालक के विकास को प्रभावित करते हों, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने रिसेंटली कहा बहुत सारे कारक हैं जो बालक के विकास को विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीके से, विभिन्न आयामों के साथ संबंध रखते हुए प्रभावित करते हैं, लेकिन हम दो मुख्य कैटेगरीज में बांटकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की ओर। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटकर समझा जा सकता है। तो हम बात करेंगे मुख्य कारकों की। मुख्य कारक। फ्रेंड्स, मुख्य कारकों में जो दो श्रेणी हम बना सकते हैं, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया, उनमें से पहली श्रेणी या पहली कैटेगरी होगी दोस्तों जैविक कारक।
जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर्स। दूसरी कैटेगरी की बात करें, दूसरा मुख्य कैटेगरी है फ्रेंड्स वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर बाहरी कारक। दोनों कारकों में से ऐसे कारक जो बालक के शरीर से संबंध रखते हैं, बायोलॉजिकल जैविकीय रूप से बालक के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहेंगे जैविकीय कारक या फिर आंतरिक कारक। और दूसरी कैटेगरी वो जो वातावरण के रूप में बालक को बाहर से मिलते हैं, अर्थात जो बालक के शरीर में अंदर से नहीं होते हैं या जिनका संबंध शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से, शरीर से नहीं होता है, लेकिन बाहर से शरीर पर प्रभाव डालते हैं। उन बाहरी कारकों को जो वातावरण के रूप में बालक को मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है वातावरणीय कारक या फिर बाहरी कारक। देखिए दोस्तों, जैविक कारक में इस शरीर से संबंधित, शरीर के इंटरनल पार्ट से संबंधित, आंतरिक जिन्हें वंशानुक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है, पहला, और दूसरा वातावरणीय जो इसके अतिरिक्त होते हैं, वो सारे के सारे कारक कहलाएंगे वातावरणीय कारक। इन दोनों वर्गीकरणों को, दोनों कैटेगरीज को, दोनों ग्रुप्स को फिर से हम दो सब ग्रुप में बांट सकते हैं। जैविक कारक के फिर से दो पार्ट हो गए दोस्तों। पहला हो गया शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक कारक या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर हम शारीरिक कारकों की बात करें तो शारीरिक कारकों में जो पहला कारक माना गया है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दूसरा कारक शरीर रचना। तीसरा कारक अंतःस्रावी ग्रंथियां व विभिन्न हार्मोन्स। अगला कारक लिंग। नेक्स्ट परिपक्वता व आयु। नेक्स्ट शारीरिक रोग। नेक्स्ट पोषण। ये कुछ मुख्य कारक हैं जिनको हम जैविकीय कारक में शारीरिक कारकों के साथ जोड़ के समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बालक के विकास के साथ या फिर संपूर्ण बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्व और जीवन के अंत तक दो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं जो विकास को तय करते हैं या जिनके द्वारा विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उनमें से पहला होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। दोस्तों, वंशानुक्रम का अर्थ होता है जो हमें वंश के रूप में एक क्रम, वंश जो हमें हमारे पूर्वजों से और माता पिता से, जिन्हें हम वंश कह सकते हैं, उनसे एक क्रम में प्राप्त होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि वंशानुक्रम हेरिडिटी से आसे हुआ हमें हमारे माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होने वाले विभिन्न गुण, लक्षण और विशेषताएं जो जीन्स के माध्यम से प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो वंशानुक्रम क्या हो गया? एक बालक के जन्म के साथ उसको प्राप्त होने वाली विभिन्न क्षमताएं, विशेषताएं जो उसको उसके माता पिता से प्राप्त हुई हैं। अर्थात वो सभी गुण, विशेषताएं, क्षमताएं जो आंतरिक हो सकती हैं, बाहरी हो सकती हैं, शरीर रचना से जैसी हो सकती हैं, उसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं, आंतरिक और बाहरी। वो सारे के सारे गुण, लक्षण, विशेषताएं जो बालक को माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है वंशानुक्रम। तो दोस्तों, वंशानुक्रम एक बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
कैसे प्रभावित करता है? एक बालक कितना विकसित होगा, इसकी लिमिट्स वंशानुक्रम तय करता है, क्योंकि वंशानुक्रम में जो चीजें बालक को मिल जाती हैं वही चीजें वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हुए संपूर्ण विकास को तय करती हैं या फिर संपूर्ण जीवन को निर्धारित करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बालक जिसके माता पिता दोनों तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति है, बहुत अच्छी उनकी सामाजिक स्थिति है और पूरी तरह से बहुत अच्छे गुणों से परिपूर्ण है, आंतरिक और बाहरी गुणों से बहुत अच्छे से परिपूर्ण है। अब उनकी जो संतान होगी, उस संतान में जो वंशानुक्रमीय गुण माता और पिता दोनों के माध्यम से मिलने वाले हैं वो बहुत सकारात्मक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजबूत होंगे। इसी की तुलना में एक दूसरे बालक की बात करते हैं। ऐसा बालक जिसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी रूप से परिवार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, माता पिता मान लीजिए बीमार रहते हैं, बहुत तंदुरुस्त नहीं है, बहुत अच्छी बुद्धि वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे हट्टे कट्टे और सुंदर नहीं हैं, तो उनकी जो संतान होगी उस संतान में उन माता पिता के गुण या लक्षण आने वाले हैं वंशानुक्रम के रूप में। तो एक जो पहले वाला बालक था, एक जो दूसरे वाला बालक था, दोनों ही बालक आगे चलकर जब जीवन में विकास प्राप्त करेंगे तो यह वंशानुक्रम में उनके माता पिता से मिलने वाले गुण और विशेषताएं उनके पूरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, उनके विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। दोस्तों, कई सारी चीजें जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, आंखों के रेटिना का कलर, बाल, फेस, हाव भाव, बोलना, उठना, बैठना, बुद्धि, संवेग, बहुत सारी चीजें जो वंशानुक्रम से तय होती हैं, माता पिता से मिलती जुलती होती हैं या फिर हमारे वंश में पूर्वजों से कहीं ना कहीं मैच हो रही होती हैं, ये सब की सब चीजें बालक के विकास को एक दिशा प्रदान करती हैं, बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वंशानुक्रम को एक समय तक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया था। एक बड़ा ग्रुप है जो वातावरण को महत्व प्रदान करता है, लेकिन उसके समकक्ष एक दूसरा ग्रुप भी है मनोवैज्ञानिकों का जो वंशानुक्रम को तय करता है, वंशानुक्रम के महत्व को मानता है। तो दोस्तों, वंशानुक्रम बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है, प्रथम कारक है जो मां के गर्भ से ही बालक के साथ जुड़ जाता है, बालक के विकास को निर्धारित करता है और मृत्यु पर्यंत इस विकास को एक लिमिट प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है, दायरा प्रदान करता है और उसको उसमें एक गुण और विशेषताएं प्रदान करता है। ये जो लिमिट है, दायरा है, गुण है, विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं जो बालक को वंशानुक्रम में मिल गई हैं, यही चीजें वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके विकसित होती हैं। वातावरण ऐसी नई चीज बालक में नहीं डाल सकता, ये तो जन्मजात बालक में होती हैं, वातावरण सिर्फ इनको विकसित करने के मौके प्रदान करता है। इसलिए बालक के विकास में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है वंशानुक्रम का। आगे चलते हैं। अगला बिंदु हमारा है शरीर रचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों, शरीर रचना की बात करें तो शरीर की रचना से आशय यहां पर हो गया कि शरीर की रचना जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन, तंदुरुस्त और सारी की सारी चीजें अगर बिल्कुल सही हैं, सामान्य हैं, तो बालक का विकास भी सुचारू रूप से होगा, सामान्य रूप से होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन अगर शरीर की रचना में कहीं कोई मिस्टेक है, शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, आउटरनल पार्ट्स हैं, ये आंतरिक अंग और बाहरी अंग ही ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं, विभिन्न जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, यही अगर ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं तो बालक का विकास बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होगा। इसलिए शरीर की रचना का बालक के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही बालक की लंबाई अगर कम रह जाती है, बालक के हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, बॉडी में किसी भी पार्ट की लंबाई चौड़ाई अगर समुचित जितनी होनी है उतनी नहीं हो पाती हैं, तो ये शरीर की जो रचना है ये बालक के विकास को जीवन पर्यंत प्रभावित करती रहती हैं। इसके साथ अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करूं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, इस मस्तिष्क की संरचना भी बहुत जटिल होती है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारे मस्तिष्क की संरचना सामान्य और उत्कृष्ट जैसे होनी चाहिए वैसी होगी तो उससे संबंधित विभिन्न क्षमताएं, ऐसे गुण जो सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे मस्तिष्क में निवास करते हैं, जैसे बुद्धि है, संवेग है, मानसिक स्वास्थ्य है, रुचियां हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ठीक तरीके से काम करेगी और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही उच्च स्तरीय बन जाएगा।
इसके विपरीत अगर मानसिक संरचना ठीक नहीं है, मस्तिष्क में जो इंटरनल पार्ट है, जो शरीर के अंदर का मस्तिष्क की संरचना है, अगर वही ठीक तरीके से नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम है, नर्व सिस्टम में कोई गड़बड़ है, तो ये जो आंतरिक क्षमताएं हैं जिन्हें मैंने सॉफ्टवेयर कहा है, ये सारी की सारी मानसिक क्षमताएं, मानसिक शक्तियां भी उससे प्रभावित होगी और जीवन पर्यंत बालक के व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती रहेगी। तो इस प्रकार किसी भी पक्ष में आप समझ लीजिए, शरीर की रचना बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए बालक का वोकल सिस्टम है, ध्वनि तंत्र है, यह शरीर का आंतरिक ध्वनि रचना का पार्ट हो गया। अगर बालक का वोकल सिस्टम ठीक नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है, बालक तुतलाकर बोलता है, सही तरीके से बोल ही नहीं पाता है, तो पूरे जीवन भर यह उसको प्रभावित करेगा। बालक का जो सुनने का सिस्टम है, सुनने की संरचना है शारीरिक, वो ठीक नहीं है, देखने की संरचना ठीक नहीं है, तो बालक ना ठीक से देख पाएगा ना ठीक से सुन पाएगा। अगर ठीक से देख और सुन ही नहीं पाएगा तो संपूर्ण गतिविधियां जो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, विकास को तय करती हैं, वो सारी की सारी प्रभावित होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी शारीरिक संरचना चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, हमारे विकास के साथ बहुत गहन और निकटतम संबंध रखती हैं। इसलिए शारीरिक कारक में वंशानुक्रम के बाद दूसरा स्थान किसी को मिलता है तो दोस्तों वो होता है शारीरिक रचना का, फिजिकल स्ट्रक्चर का। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारक है जो शारीरिक कारक के साथ शामिल किया जाता है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां व विभिन्न हार्मोन्स। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों इस तरह की इनलेट ग्लैंड्स होती हैं जो विभिन्न हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, और यह हार्मोन्स समय समय पर हमारे होने वाले विकास को निर्धारित करते हैं। जैसे मैं बात करूं किशोरावस्था में जो गुण और लक्षण किशोरों में प्रकट होते हैं, किशोरियों में प्रकट होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। हमारी लंबाई बढ़ती है, लंबाई भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स के साथ में रिलेशन रखती है। हमारे जो संवेग बनते हैं, संवेग भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, इन सबसे प्रभावित होता है। तो अगर किसी भी बालक में अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वस्थ हैं, ठीक तरीके से काम कर रही हैं, सही समय पर सही हार्मोन्स का स्रावित कर रही हैं, तो बालक का विकास सुचारू होगा, सही तरीके से होगा। लेकिन किसी भी रूप में अगर अंतःस्रावी ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, हार्मोन्स समय पर जो उचित रूप से हमारी बॉडी में स्रावित होने चाहिए, अगर वो स्रावित नहीं हो पा रहे हैं, तो बालक के विकास को वहां से भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक कारकों के साथ बालक की अंतःस्रावी ग्रंथियां और विभिन्न हार्मोन्स बालक के विकास को तय करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। अगले बिंदु पे चलें, लिंग, सेक्स, लड़का और लड़की का होना। तो लड़कियों का विकास लड़कियों की तरीके से होता है और लड़कों का विकास लड़कों के तरीके से होता है। जिस प्रकार लड़कियों का विकास होता है, सेम उसी प्रकार प्रत्येक मापदंड में, प्रत्येक आयाम में लड़कों का नहीं होता, और जिस प्रकार से लड़कों का विकास होता है प्रत्येक आयाम में, वैसे ही लड़कियों का नहीं होता है। बहुत फर्क होता है दोनों में। तो ये जो लिंग होता है, लड़का और लड़की का होना, यह भी बालक के विकास को तय करता है। जैसे मैं बात करूं तो चलने की बात करें तो चलने फिरने में लड़कियां पहले चलना शुरू कर देती हैं। बोलने की बात करें तो सामान्यतया लड़कियां पहले बोलना शुरू कर देती हैं। अगर किशोरावस्था की भी बात करें तो किशोरावस्था में लड़कियों में पहले परिपक्वता आती है। किशोरावस्था के लक्षण व्यवहार में और शरीर में लड़कियों में पहले प्रकट होते हैं। ऐसे ही अगर लड़कों की बात करें दोस्तों, तो लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, आवाज़ में परिवर्तन होता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब आप डेप्थ में जाके बात करेंगे तो लड़का और लड़की अलग अलग लिंग होना भी विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक होता है। दोस्तों आगे चलें, अगला कारक हमारा परिपक्वता, मैच्योरिटी और आयु। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिपक्वता एक बालक में आती जाती है। दोनों ही पक्षों में परिपक्वता आती है, शारीरिक पक्ष में भी और मानसिक पक्ष में भी। शरीर पहले की तुलना में मजबूत होता चला जाता है, विभिन्न क्षमताएं शरीर में आने लगती हैं। ऐसे मानसिक परिपक्वता भी होती चली जाती है, ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होने लगता है, मानसिक पक्ष मजबूत होने लगता है, संवेगों की समझ बालक में बनने लगती है, विचारों में बदलाव आने लगता है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उसका विकास भी प्रभावित होता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है बालक के विकास में उसकी आयु का और उसकी
परिपक्वता का। आगे चलें तो शारीरिक कारक के साथ अगला जो बिंदु हमारा है दोस्तों वो है शारीरिक रोग, विभिन्न फिजिकल डिजीज। कई बार कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बालकों को हो जाती हैं और उन बीमारियों के चलते बालक का संपूर्ण आगे का विकास प्रभावित हो जाता है। कई बार बहुत छोटी आयु में पोलियो से मान लीजिए कोई बालक विकलांग हो गया तो अब उसका आगे का संपूर्ण जीवन का विकास, शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। कई बार बालक मानसिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो इससे बालक का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो जाता है। कई बार बालक के परिवार में कोई बेड इवेंट्स हो जाते हैं, बुरी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं जिसके चलते बालक का संवेगात्मक विकास प्रभावित हो जाता है। तो किसी भी रूप से किसी भी बीमारी की बात की जा सकती है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक रूप से परेशान करने वाला कोई कारक हो, तो ये सारी की सारी चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। आगे की बात करें, पोषण तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नरिशमेंट, देखिए पोषण से मतलब यहां पर कौन सा पोषण है, जो बालक के शरीर से जुड़ा होता है। इस शरीर को लगातार आगे बढ़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर आगे लगातार परिपक्वता तक और विकास जहां तक होता है वहां तक पोषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बालक मां के गर्भ में होता है तो मां के द्वारा पोषण प्राप्त करता है और जब वो जन्म लेने के पश्चात वातावरण में आ जाता है तो परिवार के माध्यम से, मां के माध्यम से और विभिन्न सामाजिक पहलुओं के माध्यम से लगातार पोषण प्राप्त करता रहता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बालक होते हैं जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है तो जिस आयु में जिस तरीके से उनके शारीरिक विकास होना चाहिए, जिस आयु में जितना उनका मानसिक विकास होना चाहिए, उस रेशियो में, उस अनुपात में नहीं हो पाता है और बालक शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। कई बार तो कुपोषण की स्थितियां यहां तक आ जाती हैं कि बालक बीमार हो जाते हैं और कई बालकों की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे देश की अगर हम बात करें दोस्तों तो पोषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज स्थितियां थोड़ी अलग हैं लेकिन कुछ वर्षों पहले स्थितियां काफी अलग थी। चाइल्ड डेथ रेट जो होती थी, उन चाइल्ड डेथ रेट में पूरे देश में पोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, उसका बहुत बड़ा रोल होता था। आज भी काफ़ी हद तक इसका रोल है, लेकिन अब क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आ गई है, बाल विकास एक पूरा डिपार्टमेंट है राजस्थान में जो काम करता है, महिला और बाल विकास। ये एक बालक को मां के गर्भ में आने से लेकर ही ट्रेस करना शुरू कर देता है। उसके लिए टीकों की व्यवस्था की जाती है, विभिन्न आंगनबाड़ियों के माध्यम से, आशा और सहयोगिनी के माध्यम से बालक कि मां को गर्भावस्था के दौरान ही पोषण दिया जाता है। जन्म के समय उचित हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं की जाती हैं और उसके बाद भी लगातार उसको टीके लगाए जाते हैं, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब काफी चीजें बदल रही हैं। ये सब की सब चीजें क्यों बदली, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की गई? इसलिए की गई कि पोषण का बालक के विकास के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है और पोषण बालक के विकास को तय करता है। बाकी फैक्टर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इमीडिएट उनका प्रभाव दिखे ना दिखे, लेकिन जो पोषण है उसका इमीडिएट प्रभाव दिखता है। एक बालक को सुबह अगर भोजन नहीं मिले तो शाम तक वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाएगा, ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाएगा और खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इमीडिएट प्रभावित करने वाला कारक होता है पोषण। पोषण दोनों तरीके से समझा जा सकता है दोस्तों। एक, पोषण पर्याप्त नहीं मिलना भी बालक के विकास को प्रभावित करता है और ज्यादा पोषण मिल जाना भी बालक के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ज्यादा खाना भी बालक के विकास को बाधा पहुंचाता है और कम खाना भी बालक के विकास को बाधा पहुंचाता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम शरीर के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मेन फैक्टर जहां मैं बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं दोस्तों इस दूसरे पक्ष की ओर, जो बालक का मनोवैज्ञानिक पक्ष कहलाता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से जुड़े हुए सारे कारक मनोवैज्ञानिक कारक कहलाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। मैंने पहले भी आपको शेयर किया था, मनोवैज्ञानिक का मतलब हो गया ऐसे सारे के सारे कारक जिनका हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, ऐसे सारे के सारे कारक जिनका मन के साथ संबंध होता है, जो अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जो मन मस्तिष्क के साथ संबंधित होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर के रूप में लगातार ऑपरेट करते रहते हैं पूरे बॉडी को, पूरी लाइफ को। उन सारी चीजों को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक।
तो ऐसी मानसिक शक्तियां, संवेगात्मक शक्तियां जो मनोविज्ञान से साथ संबंध रखती हैं, जो मन मस्तिष्क से संबंध रखती हैं, उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक, और उनसे जुड़े हुए सारे कारकों को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर हम बात करें पहले ही फैक्टर की, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होते हैं बालक के संवेग, इमोशंस। अगर और आगे की बात करें तो बुद्धि भी बहुत ज्यादा बालक के विकास के साथ संबंध रखता है। और आगे बात करें तो बालक की रुचि, बालक की अभिरुचि, बालक की अभिवृत्ति, बालक की अभिप्रेरणा, ये कुछ मेन फैक्टर्स मैंने शामिल किए हैं। और भी कई सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ मुख्य मुख्य हैं। जैसे पहला संवेग, इमोशंस। इमोशंस हमने पीछे पढ़ा है। इमोशंस का मतलब होता है ऐसे भाव जो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और उन्हें की दिशा प्रदान करते हैं, जो उत्तेजना बनाते हैं, जिस उत्तेजना के चलते हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। ये संवेग कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं, और ये बेसिक इंस्टिंक्ट हमें जन्मजात होती हैं। तो ये शरीर के साथ संबंध रखती हैं, और शरीर के का भी कौन सा पक्ष, जो हमारा मन मस्तिष्क वाला पक्ष है, उससे संबंध रखती हैं, इसलिए इन्हें मनोवैज्ञानिक कारक कहा जाता है। दोस्तों बालक के संवेग अगर सकारात्मक हैं, बालक के संवेग सही समय पर जैसे प्रभावित होने चाहिए उस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, बालक के संवेगों का दमन नहीं किया जा रहा है, बालक के नकारात्मक संवेगों को कहीं ना कहीं बाहर निकालने के मौके दिए जा रहे हैं, या उन्हें संशोधित किया जा रहा है, या उन्हें किसी ऐसे कार्य में लगाया जा रहा है जो समाज में मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसे बालक का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और आगे चल के वह समाज में एक उपयोगी नागरिक बन पाएगा। वहीं अगर बालक में नकारात्मक संवेग बन रहे हैं, नकारात्मक संवेगों की मात्रा ज्यादा है, नकारात्मक संवेगों को सही दिशा प्रदान करके सकारात्मक संवेगों में नहीं बदला जा रहा है, तो यही बालक आगे चल के अपने नकारात्मक संवेगों के कारण अपने व्यक्तित्व में नकारात्मक पक्ष को ज्यादा विकसित कर लेता है और बालक का व्यवहार ही नकारात्मक हो जाता है, जो समाज में, परिवार में, सब जगह समस्यात्मक बालक के रूप में आगे चल के विकसित हो जाता है। तो बालक के संवेग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बालक के विकास के साथ। जब हम पीछे संवेग और इमोशंस डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था कि मैकडूगल ने विभिन्न संवेगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और हर एक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति को जिम्मेदार माना है। वहां हमने यह भी जाना था कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इन सब मूल प्रवृत्तियों को अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है। अर्थात अगर सारी मूल प्रवृत्तियां हैं तो सारे के सारे संवेग भी बनना तय है। हम किसी संवेग को बनने से नहीं रोक सकते। हमारे हाथ में क्या होता है, केवल उस संवेग को सही दिशा प्रदान करना होता है। तो एक शिक्षक होने के रूप में या फिर परिवारजन होने के रूप में हम बालक के नकारात्मक और सकारात्मक संवेगों की पहचान करें, सकारात्मक संवेगों को आगे बढ़ने के मौके दें, उनके लिए उचित स्थितियां बनाएं और नकारात्मक संवेगों को सही दिशा प्रदान करने की कोशिश करें, उन्हें संशोधित करें। यह काम हम परिवार का और शिक्षकों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि संवेग बालक के संपूर्ण जीवन को निर्धारित करते हैं, बालक के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, और व्यवहार, मानसिक संरचना, मानसिक विचार, मानसिक भाव, उत्तेजनाएं संपूर्ण विकास के साथ संबंध रखते हैं दोस्तों। तो संवेग एक मनोवैज्ञानिक कारक हो गया जो बालक के विकास को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। इसी के साथ अगला एक महत्वपूर्ण कारक होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। बाय बर्थ इंटेलिजेंस हम सब लेकर पैदा होते हैं और ये हम सब में जो बाय बर्थ बुद्धि होती है दोस्तों, ये बुद्धि लगातार विभिन्न बौद्धिक और ज्ञानात्मक कार्यों के कारण ये
परिष्कृत होती रहती हैं, व्यवहार में प्रकट होती रहती हैं और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और कुशलताएं प्रदर्शित करती हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि बालक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है और बुद्धि से ही बालक के द्वारा किए जाने वाले कार्य ऑपरेट होते हैं या मॉनिटर होते हैं। दोस्तों, अगर किसी बालक की बुद्धि बहुत उच्च स्तरीय है तो बालक संज्ञानात्मक गतिविधियां, संज्ञानात्मक विकास बहुत उच्च स्तर पर कर पाएगा और आगे के जीवन में कॉग्निटिव रूप से बहुत अच्छे से विकसित हो पाएगा। किसी बालक की बुद्धि तुलनात्मक कम है, मंद बुद्धि है, तो संज्ञानात्मक कार्य उसके द्वारा नहीं हो पाएंगे और वह तुलनात्मक एक उच्च बुद्धि वाले बालक से हमेशा ज्ञानात्मक पक्ष में पीछे रहेगा, संज्ञानात्मक कार्यों में पीछे रहेगा। तो इन दोनों बालकों में जो अंतर आया, किसके द्वारा बना दोस्तों? ये अंतर बना बुद्धि के द्वारा। तो इंटेलिजेंस भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो बालकों के विकास को तय करता है। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम बालक के संवेगों के साथ तो कुछ काम कर सकते हैं, नकारात्मक संवेगों को सकारात्मक में डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, सकारात्मक संवेगों को उचित परिस्थितियां देके उनको आगे मूव किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि को और ज्यादा बढ़ाया जाना संभव नहीं होता। बुद्धि की मात्रा जन्मजात रूप से हम सब में जो आ गई है वही रहती है, बुद्धि की मात्रा आगे के जीवन में नहीं बढ़ती है। लेकिन मैंने पीछे भी आपको बताया था, आज फिर बता देता हूं कि जितनी बुद्धि की मात्रा हम सब में आई है बाय बर्थ या हमारे प्रत्येक बालक में जिनसे हमारा वास्ता है, बुद्धि की जितनी मात्रा उसे मिली है वो मात्रा उसके जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए पर्याप्त है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम उस बुद्धि के नेचर को समझें और बालक की रुचि के अनुसार उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करें और उसे उन कार्यों में सहयोग प्रदान करें। तो बुद्धि पर्याप्त है हर बालक में सफल जीवन जीने के लिए, बस हमें उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है और उसे सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला मनोवैज्ञानिक कारक है दोस्तों, रुचि, इंटरेस्ट। रुचि ऐसी चीज होती है जो प्रत्येक बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। रुचि से ही बालक किसी भी कार्य को पूरे मन से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है और लंबे समय तक करने के बाद भी उसमें बोरिंग नहीं होती है, थकान नहीं होती है। रुचि किसी भी बालक का, एक बालक की रुचि है पढ़ने में, तो वह बालक पढ़ने संबंधी गतिविधि में बहुत इन्वॉल्व होगा, लगातार सीखेगा और आगे चल के पढ़ने संबंधी कार्यों में बहुत उच्च स्तर पर चला जाएगा। एक बालक की रुचि है खेलने में, तो बालक खेलने संबंधी कार्यों में ज्यादा शामिल होगा, ऐसे कार्यों में लगातार पसंद करेगा उसमें शामिल होना और खेलने संबंधी क्षेत्र में बहुत आगे चला जाएगा। तो बालक के विकास में किस क्षेत्र में उसका विकास होना है, भावी जीवन में किस क्षेत्र में उसको आगे जाना है, इसका सीधा सीधा संबंध होता है बालक की रुचि के साथ। तो शिक्षक होने के नाते या फिर परिवारजन होने के नाते हमें बालकों की रुचि को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए और जो उसमें रुचि होती है उस रुचि के अनुसार ही उन्हें आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि रुचि बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला वर्ड हमारे पास में अभिरुचि, एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। अभिरुचि को अभिक्षमता भी कहा जाता है दोस्तों। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिरुचि ये जन्मजात होती हैं तथा इसमें कुछ चीजें हैं जो अर्जित भी होती हैं। तो जन्मजात और अर्जित मिलके जो क्षमताएं होती हैं, जो आंतरिक क्षमताएं होती हैं, उन आंतरिक क्षमताओं को कहा जाता है अभिरुचि, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगला पॉइंट हमारा आता है अभिवृत्ति, जिसको कहा जाता है एटीट्यूड या फिर नजरिया। एटीट्यूड जो है वो पूरी तरह से अर्जित होता है, यह नकारात्मक भी हो सकता है तो सकारात्मक भी हो सकता है। अगर किसी बालक का एटीट्यूड नेगेटिव है तो वह नकारात्मक विकास की ओर जाएगा और किसी बालक का एटीट्यूड अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक की ओर जाएगा। तो बालक का नजरिया, बालक का एटीट्यूड, बालक की अभिवृत्ति उसके संपूर्ण विकास को एक दिशा प्रदान करती हैं। बहुत
ठीक से और गहरे रूप से प्रभावित करती हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या हुई वापस से कि बालक के नजरिए को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सकारात्मक नजरिया होगा, सकारात्मक एटीट्यूड होगा तो बालक हर चीज को, हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेगा और जीवन में आगे ठीक तरीके से विकसित हो पाएगा। अगला बिंदु दोस्तों, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, पढ़ेंगे हम आगे, एक इंटरनल एक आउटरनल, बाहरी और आंतरिक। बाहरी जो मोटिवेशन होता है उसको कृत्रिम कहा जाता है, आंतरिक वाले को प्राकृतिक कहा जाता है। अगर किसी बालक में सकारात्मक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, तो वह बालक हर काम को बड़ी रुचि से करेगा, पूरे उत्साह के साथ करेगा, बहुत हाइट तक उनको लेके जाएगा। लेकिन अगर बालक में इंटरनल मोटिवेशन नहीं है और केवल बाहर से ही मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो बाहर से दिया जाने वाला मोटिवेशन टेम्परेरी होता है और इसके प्रभाव भी लंबे समय तक नहीं बनते हैं। यह कब काम करता है? जब ये इंटरनल हो, आंतरिक हो। तो मोटिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बालक के विकास को एक दिशा प्रदान करता है और प्रभावित करता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया हम मानसिक रूप से सही हैं, कोई मानसिक बीमारी हमें नहीं है, हम किसी दबाव में, तनाव में, द्वंद्व में, कुंठा में इनसे ग्रसित नहीं हैं, सही तरीके से परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसका मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का संवेगों के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। जो ही कोई नकारात्मक संवेग हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है, तुरंत मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। जब कभी क्रोध आता है, जब कभी ईर्ष्या आती है, जब कभी दुख होता है, तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और दुख की अनुभूति हमें मानसिक रूप से होने लगती है। तो अगर बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटल हेल्थ उसकी बहुत अच्छी है, तो संपूर्ण विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, सकारात्मक होगा और उच्च स्तर तक होगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो बालक का संपूर्ण विकास उसके द्वारा प्रभावित होने वाला है दोस्तों। और एक आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी बालक के डेवलपमेंट में या फिर किसी भी बालक के व्यक्तित्व में 90% पार्ट होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य का। EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं, जबकि केवल 10% पार्ट होता है उसकी बुद्धि का, जिसको IQ के द्वारा मापा जाता है। अगला बिंदु हमारा दोस्तों विचार, बालक के थॉट प्रोसेस। बालक के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, विचार होते हैं, इन विचारों के द्वारा ही उसमें मोटिवेशन बनता है, विचारों के द्वारा ही उसका नजरिया बनता है, विचारों के द्वारा ही संवेग बनते हैं और विचारों के द्वारा ही बालक में मानसिक स्वास्थ्य तय होता है। तो विचार सकारात्मक हो, ठीक तरीके के माहौल में रहें। अब ये सारी की सारी चीजें देखो, दो पक्ष मैंने समझाने की कोशिश की। पहला पक्ष हमारा था बालक के शारीरिक कारक, दूसरा बालक के मनोवैज्ञानिक कारक। ये दोनों ही कारक किससे जुड़े हुए हैं? जैविक कारकों से जुड़े होते हैं, बायोलॉजिकल चीजें होती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है, इनके साथ हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ बदलाव करके बालक के विकास को सकारात्मक और ठीक तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल हमारा होता है परिवार जन होने के नाते या फिर शिक्षक होने के नाते। वो ये वाला पक्ष है कि हम बालक के मनोवैज्ञानिक पक्षों को या फिर मन मस्तिष्क से जुड़े हुए संपूर्ण कंपोनेंट को ठीक तरीके से समझें, जानें और उसको पॉजिटिव वे में विकसित करने की कोशिश करें, क्योंकि बालक के विकास के साथ इन सबका भी बहुत गहरा संबंध होता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं बालक के विकास को लेकर अगले पक्ष की ओर, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे कैटेगरी की ओर, जिसे कहा जाता है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक को हम फिर से दो कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए हैं दोनों एक ही, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी मैंने बनाई दोस्तों वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है अन्य कारक। अगर हम वातावरणीय कारक की बात करें तो यहां पर पहला जो कारक होगा वो होगा भौतिक वातावरण। दूसरा होगा सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट हम कह सकते हैं
परिवार, और आगे की बात करें तो इसमें हम विद्यालय को शामिल कर सकते हैं, और अगले वातावरण की बात करें तो बालक के जो मित्र हैं उन मित्रों को शामिल कर सकते हैं, और आगे की बात करें तो आर्थिक पक्ष या आर्थिक स्थिति की बात की जा सकती है। ये कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं मेन जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। वातावरणीय कारक, पहला वातावरण है भौतिक कारक। देखिए दोस्तों, भौतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। भौतिक कारक का मतलब हो गया किस तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर है। पहाड़ी में रहने वाला बालक, समुद्र किनारे रहने वाला बालक, मैदान में रहने वाला बालक, या फिर बर्फीले इलाके में रहने वाला बालक, ध्रुव रेखा के नीचे वाले प्रदेशों में रहने वाला बालक, इन सारे बालकों को मिलने वाला जो बाहरी वातावरण होता है, भौतिक वातावरण होता है, वो अलग अलग होता है और यह बालकों के विकास को सीधे रूप से प्रभावित करता है। जैसे बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले बालक तुलनात्मक रूप से सॉफ्ट होते हैं, गोरे होते हैं, उनके बाल भी सफेद होते हैं। इसी की तुलना में समुद्र किनारे रहने वाले बालक या समुद्र किनारे विकसित हो रहे बालक उनकी तुलना में काले होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर में और बाहरी रंग रूप में भी काफी बड़ा बदलाव होता है। तो ये हो गए भौतिक कारक। इन भौतिक कारकों में हमारे शरीर को बाहर से मिलने वाले समस्त वातावरणीय कारक शामिल होते हैं जो प्रत्येक रूप से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण एक बड़ा फैक्टर है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, आगे पढ़ेंगे। एक आंतरिक वातावरण, दूसरा बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण वह होता है जो बालक को मां के गर्भ के दौरान प्राप्त होता है मां के द्वारा, और बाहरी वातावरण वह होता है जो बालक को जन्म के पश्चात बाहर से मिलता है। तो इस वातावरण का एक मुख्य पक्ष हो गया भौतिक वातावरण। दूसरा है दोस्तों सामाजिक वातावरण। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था बालक का सामाजिक विकास, तो हमने वहां पर जाना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहकर अपना संपूर्ण विकास प्राप्त करता है। तो बालक जिस समाज में रह रहा है, बालक का विकास जिस समाज के बीच में हो रहा है, वह बहुत ज्यादा बालक के विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है सांस्कृतिक कारक। बालक जिस सामाजिक परिवेश में विकसित हो रहा है वहां की संस्कृति कैसी है, वह संस्कृति भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आगे हम बात करें तो बालक का परिवार, बालक के समाज में जो पहला सामाजिक परिवेश होता है या समाज का जो पहला रूप होता है वो उसका परिवार ही होता है। दोस्तों, परिवार का स्तर कैसा है, परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार की शिक्षा का लेवल कैसा है, परिवार में बालक को लेकर पर्याप्त दृष्टिकोण सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, तो परिवार से जुड़े हुए कई सारे पहलू हैं जो बालक के विकास को तय करते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि बालक का जीवन प्रारंभ होने से लेकर परिपक्व होने तक शुरुआती दौर में या शुरुआती अवस्थाओं में बालक पूरी तरह परिवार पर निर्भर होता है। तो परिवार अगर बालक को ठीक तरीके से केयर करता है, बालक के विकास के सारे पक्ष और पहलुओं को जानता है, सकारात्मक रूप से विकसित करता है, तो यह परिवार बालक के विकास का बहुत ठीक सा फैक्टर हो सकता है। इसके विपरीत अगर यह नकारात्मक पहलू की ओर है, नकारात्मक तरीके से चीजों को डिलीवर करता है, तो बालक का विकास भी नकारात्मक रूप से होगा। परिवार के साथ बालक शुरू में बहुत गहरा संबंध रखता है। आगे बात करें विद्यालय की। विद्यालय समाज के द्वारा स्थापित किए गए ऐसे कृत्रिम केंद्र होते हैं जहां पर औपचारिक रूप से बालकों को शिक्षा दी जाती है, समाज के एक उचित नागरिक के रूप में बालकों को तैयार किया जाता है। तो विद्यालय का एटमॉस्फेयर कैसा है, विद्यालय के शिक्षक किस तरह की गतिविधियां अपनाते हैं, कैसे मनोवैज्ञानिक चीजों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, इसलिए विद्यालय का भी बालक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बालक 3-3.5 साल का होने के बाद प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, 5 साल का होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में आ जाता है, और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी भी कॉन्सेप्ट आ गया है जहां पर 3 साल पूरे होने के बाद बालक को स्कूल में प्रवेश दिया जाना है। तो स्कूल में जब बालक होता है तो उसके पूरे 24 घंटे का सबसे क्वालिटेटिव टाइम जो होता है, महत्वपूर्ण समय जो होता है, वो स्कूल में बीतता है। स्कूल में बालक विभिन्न आदतें, वृत्तियां, संज्ञानात्मक गतिविधियां, ये सब विकसित करता है। यहां पर वास्तविक रूप से बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर विद्यालय बालक का बहुत अच्छा है,
तो सुचारू रूप से बालक का व्यक्तित्व जो आंतरिक गुणों के रूप में होता है उचित और समुचित तरीके से विकसित होगा। और विद्यालय का वातावरण ही ऐसा नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर बालक का व्यक्तित्व भी उसी रूप में विकसित होगा। तो विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के विकास में। आगे की बात दोस्तों, मित्र मंडली, बालक किन के बीच में रह रहा है, क्योंकि जो संगत होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बालकों के विकास में। किन किन दोस्तों के साथ वह उठता बैठता है, किसके साथ में वह अपना ज़्यादा समय बिताता है, यह भी बालक के विकास के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बालक के परिवार का आर्थिक पक्ष, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बालक को ठीक तरीके से पोषण मिल पाएगा। उसके दोस्तों के बीच में, समाज के बीच में और विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में हर जगह उसका आर्थिक स्तर बालक को प्रभावित करता है, उसका असर बालक को देखने को मिलता है। और बालक हर पल थोड़ा बड़ा होने के बाद इन सारी चीज़ों को नोट करना शुरू कर देता है, जिससे उसके मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव बनते हैं। तो आर्थिक पक्ष भी बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और भी कई सारे ऐसे पहलू हैं जो बालक के वातावरणीय कारक के रूप में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य चीजों को हमने यहां पर समझने की कोशिश की। आगे चलते हैं कुछ अन्य कारकों की ओर, अदर फैक्टर्स जो बालक को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं या फिर वातावरणीय रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, वो है जनसंचार। जनसंचार के साधन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो जनसंचार के साधन है इसमें लगातार बदलाव आ रहा है और ये बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आज अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं संचार के साधनों का ही योगदान है, तो आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं, मेरे से जुड़ पा रहे हैं। इसके साथ अगला बिंदु है हमारा आईसीटी और मल्टीमीडिया। दोस्तों, आईसीटी और मल्टीमीडिया जनसंचार के साधनों के साथ ही कहा जा सकता है। आज इंटरनेट एक ऐसी चीज है हमारे यहाँ पर जिससे हर बालक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो मोबाइल में विभिन्न फंक्शंस के द्वारा प्रभावित हो रहा हो या फिर उस मोबाइल का टावर के साथ जो कनेक्शन है, जो रेज है, उन रेज से प्रभावित हो रहा हो। किसी भी रूप से, दोनों ही तरीके से बालक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चे में मोबाइल को लेकर इतनी अवेयरनेस है, वो इतना इसमें रुचि दिखाता है कि कई सारे फंक्शन जो हम बड़े नहीं खोल पाते हैं, बड़े व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत छोटा बच्चा ऑपरेट कर लेता है, उनको ओपन करके समझ लेता है और उनके बारे में जानता भी है। तो ये सब बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दोनों पक्ष होते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। अगर हम आईसीटी का, मल्टीमीडिया का, मोबाइल का, इंटरनेट का, संचार के साधनों का, टीवी का, सिनेमा का, इन सारी चीज़ों का बालक के पॉजिटिव डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त करते हैं तो बहुत मजबूत ऐसे कारक हैं जो बालक के सकारात्मक विकास को बहुत आगे लेके जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इनके भी बड़े नकारात्मक पहलू भी हैं। अगर उनको नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यह बालक को नकारात्मक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं, विकास को उस ओर भी लेके जा सकते हैं। आगे की बात करें तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है सूर्य की रोशनी व शुद्ध हवा। हम इसको यहां भी शामिल कर सकते हैं, भौतिक वातावरण भी शामिल हो सकता है। सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, क्योंकि सनलाइट में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है और वायु से हम ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण करते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में सही शुद्ध सनलाइट मिलती है, पर्याप्त मात्रा में सही शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, तो बालक का संपूर्ण शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। आज मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, या फिर दिल्ली की जगह कोई भी जो विकसित शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया है कि बालक को पर्याप्त और शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है। शहर के ऊपर, मकान के ऊपर
इस तरह से पोल्यूशन की एक लेयर बन गई है कि सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट, जो शुद्ध रूप से बालक को विटामिन डी बनाने के लिए बॉडी को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। अब जब बॉडी को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त सूर्य की सही रोशनी नहीं मिल पा रही है, तो फिजिकल रूप से कहीं ना कहीं उसके साथ बड़ा प्रभाव होगा। बालक उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा जिस तरीके से एक शुद्ध हवा और पर्याप्त रोशनी में एक बालक विकसित हो पाता है। इसमें एक और अगला कारक हम शामिल कर सकते हैं, विभिन्न घटनाएं व दुर्घटनाएं। विभिन्न घटना व दुर्घटना। दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हिरोशिमा और नागासाकी का। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में एटम बॉम्ब डाले गए थे। उन बॉम्ब्स का वहाँ इतना इफेक्ट है कि आज भी वहाँ पर स्वस्थ रूप से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आज भी वहाँ कई बच्चे मानसिक रूप से विकृत होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से भी विकृत होते हैं। ये प्रभाव कहाँ का है? वहाँ के वातावरणीय कारक का या फिर अन्य किसी घटना दुर्घटना का। इसको आप किसी और पक्ष में भी ले सकते हैं। बालक की सड़क दुर्घटना में या किसी और दुर्घटना में या किसी घटना में फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल कोई डैमेज हो जाता है, तो वह भी विकास को प्रभावित करेगा। घटना दुर्घटना में आप बालक के परिवार से भी जोड़ सकते हैं। परिवार में से माता पिता किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी बालक का विकास प्रभावित होगा। परिवार में कोई बैड इवेंट हो जाता है, बुरी दुर्घटना हो जाती है, तो भी बालक पूरे जीवन भर उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सारे के सारे किसी भी रूप में, किसी भी पक्ष में, किसी भी तरीके से कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो ये बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले होती हैं। आगे एक और पक्ष लेते हैं, बालक का जन्म क्रम। देखिए दोस्तों, जन्म क्रम का मतलब होता है कि बालक माता पिता की पहली संतान है या 8वीं संतान है। कई पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो अगर बालक पहली संतान है तो पहली संतान को ठीक तरीके से पोषण मिलेगा, ठीक तरीके से मदर फादर का अटेंशन मिलेगा, और अंतिम या बाद की संतानों में तुलनात्मक ये अटेंशन और ये पोषण थोड़ा तुलनात्मक कम हो सकता है। तो यह भी जन्म क्रम के रूप में बालक किस क्रम में है जन्म में, इससे बालक का विकास प्रभावित होता है। एक और दूसरा पहलू होता है कि जो परिवार में पहला बालक होता है वह पहला बालक दूसरे बालक की तुलना में थोड़ा धीरे सीखता है। क्यों सीखता है धीरे? कि अगर परिवार में पहले कोई बालक है और उसके बाद कोई छोटा बहन भाई है, तो जो अपनी बड़े बहन भाई हैं उससे वो अनुकरण करके उसके सहयोग से बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से सीख जाता है। तो दोनों ही तरीके से बालक का जन्म क्रम बालक के विकास को प्रभावित करता है। एक और बिंदु है यहाँ पर, एकाधिक संतान। एकाधिक संतान का मतलब हो गया किसी माता पिता के अगर कम संतान हैं तो वहां बालक का विकास ठीक तरीके से हो पाएगा, और ज्यादा संतानें हैं तो वहां पर एक से अधिक या बहुत ज्यादा संतान होने पर बालक के विकास को उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर आगे की हम बात करें तो इस अन्य कारकों में एक और महत्वपूर्ण कारक होता है। अन्य कारकों में और भी कई सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ये मेन कारक है जिनको मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। तो दोस्तों, जो बाहरी कारक होते हैं, जो वातावरणीय कारक होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में हमने बांट के समझा। पहली कैटेगरी कौन सी? वातावरणीय कारक, जहां पर एक भौतिक वातावरण हो गया, दूसरा सामाजिक वातावरण हो गया, तीसरा सांस्कृतिक हो गया, परिवार, विद्यालय, मित्र, आर्थिक पक्ष, और भी कई सारे यहां पर हो सकते हैं। अन्य कारकों में जनसंचार के साधन को हमने जाना, आईसीटी मल्टीमीडिया को जाना, सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा को जाना, घटना दुर्घटना को समझा, जन्म क्रम को समझा, एकाधिक संतान को समझा। उसके अलावा यहाँ गर्भावस्था में माँ का पोषण भी शामिल हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अल्टीमेटली समेकित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे कारक हैं जो बालक के विकास को जन्म पूर्व से लेकर लगातार पूरे जीवन भर प्रभावित करते रहते हैं, बालक के विकास को दिशा प्रदान करते हैं, बालक के विकास की गति तय करते हैं और बालक के विकास को निर्धारित करते हैं। फिर भी इन सब में समेकित रूप से दो कैटेगरी हमने जानी, एक आंतरिक, दूसरी बाहरी। आंतरिक जो शरीर के साथ जुड़ी हुई जो जैविक कहा जा सकता है, और बाहरी जो शरीर से बाहर होती हैं, जो वातावरण से जिसका सीधा संबंध होता है या वातावरण के रूप में हम सबको प्राप्त होती हैं। यहां से 2, 3, 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा कारक वातावरणीय कारक है? निम्न में से कौन सा कारक जैविक या फिर वंशानुक्रमीय कारक है? तो ऐसे कारक
को हमें एक बार पढ़ के छांटना होगा कि जो कारक शरीर के साथ संबंध रखता है उसे हम जैविक कारक कहेंगे, शारीरिक कारक कहेंगे, वंशानुक्रमीय कारक कहेंगे, और ऐसा कारक जो शरीर के अलावा वातावरण के साथ संबंध रखता है, वातावरण के रूप में हमें या बालक को मिलता है, उसे वातावरणीय कारक भी कहेंगे। एक प्रश्न इस तरह का आता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कारक है जो बालक के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या फिर प्रभावित करता है। तो वहां पर 4 कारक दिए होंगे, उनमें से आपको प्राथमिकता के हिसाब से तय करना है कि कौन सा ज्यादा प्रभावित करता है। तो प्राथमिकता वाला कारक है वो हमारा आंसर होगा। कई बार चारों कारक प्रभावित करने वाले होते हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता में सेट करेंगे तो आंसर चुनना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को ठीक से समझने की कोशिश की। अब एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं पीपीटी के साथ। विकास के प्रभावक तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। यहां मेन चीज मैंने भी रिसेंटली आपको बताई, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय से संबंधित है। ये किसके संदर्भ में, परिवार और विद्यालय के संदर्भ में। दोनों संदर्भ में क्यों है ये फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से ऐसे कारक जिनको हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से बदल नहीं सकते, जिनके साथ में कोई बदलाव अब संभव नहीं है, उन्हें सिर्फ जान सकते हैं। लेकिन ऐसे कारक जिनके साथ बदलाव संबंध होता है, जिन्हें हम बदल सकते हैं, उन कारकों को बदलकर बालक के विकास में हम सहयोग प्रदान करें। इसलिए मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में कौन से हैं ऐसे कारक जिनका परिवार के साथ में संबंध है या फिर जिनका विद्यालय के साथ में संबंध है, क्योंकि परिवार और विद्यालय ही बालक के विकास को शुरुआती दिनों में या फिर परिपक्वता तक दिशा प्रदान करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला कारक, जिसे मैंने पीछे कैटेगरीज की थी, यहां पर मैंने ABCD 4 भागों में इनको बांटा हुआ है। जैविक कारक जिन्हें हम कहेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वंशानुक्रम हेरिडिटी, वंशानुक्रम कहते किसे हैं। अनुवांशिकता एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता से संतान को शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं का संचरण होता है। अनुवांशिक किसी व्यक्ति के जन्म से समय मौजूद सभी लक्षणों का कुल योग होता है जो उसके माता पिता से और पूर्वजों से मिलता है। अनुवांशिकता विकास और विकास के विभिन्न पहलुओं को बहुत प्रभावित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विकास को और विकास के विभिन्न पहलुओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन और संरचना, बालों और आंखों का रंग, बुद्धि और योग्यता। ये सारे वो चीजें हैं जो वंशानुक्रम में बालक को मिलते हैं और वंशानुक्रम के साथ बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। वंशानुक्रम में कई सारी बीमारियां भी बालक में आ जाती हैं जिन्हें वंशानुगत बीमारियां कहा जाता है या वंशागत विकार भी कहा जा सकता है, जैसे हेमोफीलिया एक होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, उसके अलावा मायोपिया या लघु दृष्टि दोष होता है, मधुमेह डायबिटीज होता है, पेशियों की शिथिलता होता है, और भी कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो वंशानुक्रम में बालक को मिलते हैं और यह विकास को प्रभावित करते हैं, इनका विकास के साथ संबंध होता है। दूसरा फैक्टर हमारा लिंग है, सेक्स है, जो लड़की और लड़की का अलग अलग होना निर्धारित करते हैं। लिंग विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। लड़कों और लड़कियों की वृद्धि और विकास में अंतर होता है। जैसे सामान्य रूप से लड़कियों का लड़कों के शरीर का संगठन और संरचनात्मक विकास अलग होता है, संगठन भी डिफरेंट होता है और संरचना भी डिफरेंट होती है। लड़कियों की तुलना में सामान्यतः लड़के लंबे व साहसी होते हैं, जबकि लड़कियां किशोरावस्था में लड़कों की तुलना में तेजी से शारीरिक विकास को प्राप्त करती हैं। तो ये जो अलग अलग अवस्था में, अलग अलग आयु में जो अंतर दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंस बन रहे हैं, ये अंतर बनने के पीछे कारण क्या है, उनका अलग अलग लिंग का या सेक्स का होना। तो अलग अलग लिंग भी बालकों के विकास को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक होता है। शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट्स, बच्चों के विकास को शारीरिक विकलांगता भी प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें शारीरिक दोष है, फिजिकली कोई बीमारी है, कोई अंग उसका काम नहीं कर रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, देखने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर अस्थियों संबंधी कोई विकलांगता है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियां,
हार्मोन्स फिजियोलॉजिकल पदार्थ होते हैं, फिजियोलॉजिकल जैविक पदार्थ होते हैं जिसमें शरीर या शरीर के कुछ अंगों की गतिविधि का स्तर ऊपर उठाने या कम करने की शक्ति होती है। हार्मोन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित थायरोक्सिन हार्मोन है जिससे लंबाई में वृद्धि होती है तथा कमी के परिणाम स्वरूप बौनापन भी बालकों में हो जाता है। तो हार्मोन्स और विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है हमारा आयु व परिपक्वता, एज एंड मैच्योरिटी। आयु के साथ साथ परिपक्वता का बढ़ना तथा विकास की अवस्थानुसार आने वाले बदलाव बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे चलें, पोषण, नरिशमेंट। पोषण में दोनों चीजें हैं, कम खाना और ज्यादा खाना। मुख्य रूप से बच्चे का विकास उसके भोजन की आदतों और पोषण पर निर्भर करता है। कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के संरचनात्मक और कार्यात्मक विकास पर पड़ता है, दोनों पर होता है। उसके कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है और उसकी फिजिकल संरचना में, शरीर की रचना में, बनावट में, तंदुरुस्ती में, हट्टे कट्टे होने में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। बाद में इस स्थिति को गुणवत्तापूर्ण आहार से भी ठीक किया नहीं जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर बालक के विकास के दौरान शुरुआती दिनों में कुपोषण का शिकार एक बालक हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जो कमी यहां पर शुरुआत में कुपोषण के कारण बालक में बन गई, इस कमी को आगे पोषण देने के बाद भी ठीक नहीं किया जा सकता। इस कमी की पूर्ति आगे भी नहीं हो सकती है। इसलिए पोषण का बालक के विकास के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। वृद्धि एवं विकास, बालक की वृद्धि और विकास भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अर्थात शरीर में होने वाली जो वृद्धि है और शरीर में होने वाला जो विकास है, अगर समुचित रूप से हो रहा है तो विकास भी ठीक तरीके से होगा, और यहाँ कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये उससे प्रभावित होगा। शारीरिक रचना, पीछे हमने समझा था, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से बालक के विकास को प्रभावित करता है। बी, वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहां पर पहला है दोस्तों भौतिक वातावरण। सभी बाहरी कारक जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, मौसम, जलवायु, ये सारे के सारे क्या हैं, भौतिक कारक में शामिल किए जाते हैं जो बालक के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। समाज के व्यक्ति और संस्थाएं सामाजिक कानून, रीति रिवाज जिसके द्वारा मानव व्यवहार को विनियमित किया जाता है। विनियमित का मतलब हो गया कि बालक जब जन्म के साथ बड़ा होता है तो मूल रूप से उसकी मूल प्रवृत्तियों से उसका व्यवहार निर्धारित होता है। जो असामाजिक होता है, स्वार्थी होता है, केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें सामाजिकता आती जाती है, नैतिकता आती जाती है, और वह सामाजिक और नैतिक रूप से आगे चल के एक आदर्श नागरिक के रूप में बड़ा होता है। तो ये सारा का सारा विनियमित करने का काम किसका होता है दोस्तों? ये काम होता है सामाजिक वातावरण का, सोशल एटमॉस्फेयर का। तो ये बालक के विकास के साथ सीधा संबंध रखता है। तीसरा हमने माना है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के साथ भावात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक कारक। किसी का प्यार, स्नेह और साथी की भावना से मानव बंधनों को मजबूत किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर किसी को प्यार नहीं मिले, स्नेह नहीं मिले, मानवीय संबंध नहीं मिले तो वह बालक उसके नकारात्मक चीज़ों की ओर विकसित हो जाएगा और उसमें मानवीय संबंध, प्रेम, ये सब चीज़ें विकसित नहीं हो पाएगी। आगे की बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारकों में एक और पहला फैक्टर है संवेग। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, इमोशंस। विकास पर भावात्मक गड़बड़ी, असुरक्षा, भाई बहन की दुश्मनी, जलन, माता पिता का नुकसान, अपर्याप्त स्कूली शिक्षा आदि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सबसे नकारात्मक संवेग बनते हैं। अगर ये चीजें बालक के परिवार में कहीं किसी भी रूप में बालक के जीवन के साथ इनमें से कोई चीज है तो बालक का विकास उससे भावात्मक रूप से बाधित होगा। क्यों बाधित होगा? क्योंकि ये नकारात्मक संवेगों के बनने का कारण होते हैं। इनमें से कुछ कारक पर्यावरणीय या वंशानुगत हैं तथा कुछ वंशानुगत और प्रकृति दोनों से संबंधित होते हैं। आगे चलें। बुद्धि, मैंने आपको पीछे बताया, बुद्धि के साथ बालक का विकास तय होता है। शील गुण, मोडेस्टी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बालक में, जो जन्मजात गुण होते हैं वो सारे के सारे, रुचियां, इंटरेस्ट, अभिरुचि, अभिवृत्ति,
मानसिक स्वास्थ्य, ये सारे के सारे कारक बालक में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला हमारा अन्य कारक, जिन्हें हम जन्मक्रम, आमतौर पर एक परिवार के भीतर पहले जन्मे बच्चे की तुलना में दूसरा, तीसरा या चौथा बच्चा अधिक तेजी से विकसित होता है। इस तथ्य का कारण यह है कि छोटे बच्चे बड़े भाई और बहन की नकल करने से सीखते हैं। एक दूसरा पक्ष भी है, जैसा मैंने आपको बताया पोषण को लेकर, तुलनात्मक पहले बच्चे को ज्यादा स्नेह मिलता है, ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा ठीक से उसकी केयर होती है तुलनात्मक छोटे बहन भाइयों के। सीखने के अवसर, अगर बालक को उचित समय पर उचित सीखने के अवसर मिलते हैं तो बालक में अधिगम विकसित होगा, कौशल विकसित होंगे और संपूर्ण जीवन उसका प्रभावित होगा। समाज व सामाजिक संबंध, बालक के समाज के साथ कैसे संबंध है, परिवार के साथ कैसे संबंध है, ये सामाजिक संबंध भी बालक के विकास को तय करते हैं। संस्कृति, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, मित्र, विद्यालय, खेलकूद, भोजन, ये सारे के सारे ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमने उन सारे कारकों को जाना जिनका बालक के साथ सीधा संबंध होता है। उसी में कुछ और कारक हैं, जैसे शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं, माँ की पोषण की स्थिति। यहाँ पर माँ के पोषण का तात्पर्य है जब बालक गर्भावस्था में है उस 9 महीने में बालक की माँ को किस तरह का पोषण मिला है। कमजोर मानसिक स्वास्थ्य, अपर्याप्तता, एकाधिक जन्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जन्मजात संक्रमण, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बालक के विकास के साथ संबंध रखते हैं और बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने उन सारे कारकों को जाना जो किसी न किसी रूप से बालक के विकास के साथ संबंध रखते हैं, जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में उन कारकों को हमें ज्यादा समझने की आवश्यकता है जो परिवार के साथ जुड़े हैं, विद्यालय के साथ जुड़े हैं। मैंने पीछे भी कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि हमारा बालक के विकास के साथ सहयोग या दिशा प्रदान करने का काम होता है। हम सहयोग या दिशा कब प्रदान कर पाएंगे? जब बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जान पाएंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को निर्धारित करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। उन कारकों में से ऐसे कारक जिन्हें हम बदल सकते हैं, बालक के विकास के अनुकूल बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में हैं, उन्हें हम डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमें बालक के विकास के सभी कारकों के बारे में बताया जाता है और समझाया जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस में से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो कारक कहीं ना कहीं परिवार और विद्यालय से संबंध रखते हैं तथा हम उन परिस्थितियों में एक भूमिका अदा कर सकते हैं बालक के विकास को सुचारू रूप से सही दिशा प्रदान करने के लिए। तो आज के सेशन को हम यही बाइंड अप करते हैं। हमने काफी खुलकर डिस्कशन किया उन सारे पहलुओं का, उन सारे कारकों का जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।